हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th CBSE पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चुनावी राजनीति। तो आज इस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है सिविक्स का, चैप्टर नंबर 3। तो इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वाई इलेक्शंस, चुनाव क्यों किए जाने चाहिए चुनाव। तो आप सभी क्या बता सकते हैं कि चुनाव क्यों होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं? हाउ कैन वोट्स अफेक्ट द गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट को इफ़ेक्ट करती है वोट्स, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़ रिपोर्ट दी गई है। ये जो है हरियाणा में 1987 में जो चुनाव हुए थे राज्य विधानसभा के, उनसे जुड़ी एक अखबार की खबर है। राज्य में 1982 के अंदर यानी 1982 में जो कांग्रेस पार्टी थी उसकी सरकार चल रही थी। उस समय जो विपक्ष था, उस विपक्ष के एक नेता थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। तो उन्होंने ये जो एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने क्या कहकर किया? न्याय युद्ध कहकर किया। कौन सा युद्ध? न्याय युद्ध, ठीक है ना। चौधरी देवीलाल ने अपोजिशन लीडर थे, लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस बोलते हैं इसे, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, इस नाम का एक आंदोलन चलाया। और उनकी पार्टी का नाम था लोकदल। उन्होंने अपनी नई पार्टी का गठन भी किया था। उनकी पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ और अन्य विपक्षी दलों को मिलाकर एक क्या बनाया था? मोर्चा बनाया। किसको मिलाकर? कांग्रेस को और अन्य विपक्षी दलों को। इस पार्टी जॉइंड अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शंस। तो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने विपक्षी दलों को मिलाकर एक मोर्चा बना दिया। अब अपना जो चुनाव प्रचार था उसमें देवीलाल ने क्या कहा था? देवीलाल ने कहा था दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। क्या कहा उन्होंने कहा अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वे छोटे किसानों को और जो व्यापारी हैं छोटे छोटे, उनके सारे कर्ज क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। उन्होंने ये वादा किया कि उनकी सरकार अगर बनती है तो सबसे पहला काम वो यही करेंगे, सबसे पहला काम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देखते हुए लोगों ने उनका साथ दिया। उस समय लोग कांग्रेस की सरकार जो थी उससे नाखुश थे। वे जो देवीलाल सरकार ने जो वायदे किए थे, देवीलाल ने जो वायदे किए थे, उन वायदों की तरफ वो आकर्षित हुए। इसीलिए जब चुनाव हुए तो उसमें लोकदल और उसके सहयोगी जो दल थे उनको लोगों ने जमकर वोट दिए। व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट एलाइज। लोकदल एंड इट पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। स्टेट असेंबली में उन्होंने कितने जीती सीटें? 90 में से 76 पर जीत मिली उनको। अकेला लोकदल 60 सीटों से जीता और इसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। अलोन वॉन 60 सीट्स एंड हैड अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट्स, 5 सीटें मिली सिर्फ। तो जब जनता गिराती है ना तो बहुत तेज़ी से नीचे गिराती है। यही हाल हुआ कांग्रेस का। काम कर नहीं रहे थे सही ढंग से, लोगों को लग रहा था कि काम नहीं हो रहा है, इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने कांग्रेस को हटा दिया और लोकदल को ऊपर ला दिया। एक बार जब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो उसके तुरंत बाद उस समय के जो तत्कालीन सरकार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने पद छोड़ दिया
और लोकतंत्र के जितने भी निर्वाचित विधायक थे उन सभी ने मिलकर देवीलाल को अपना नेता चुन लिया, टू चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो गवर्नर जो थे उन्होंने देवीलाल को इनवाइट किया नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। 3 दिन बाद 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो वो क्या बन गए? मुख्यमंत्री बन गए, जैसा उन्होंने वादा किया था। हिज गवर्नमेंट इशूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर, उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, छोटे किसानों के लिए। और उन्होंने आदेश जारी करके छोटे किसान, मजदूर और व्यापारियों के जितने भी बकाया ऋण थे, जैसा उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था, वो उन्होंने क्या किया? पूरा कर दिया। सारे ऋणों को उन्होंने क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। तो उनकी जो पार्टी थी उन्होंने अगले 4 साल तक राज किया। अगले चुनाव 1991 में हुए, 1991 में, बट दिस टाइम, लेकिन इस समय हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। उनकी जो पार्टी थी वो ज़्यादा सपोर्ट के साथ नहीं जीत पाई, उनका समर्थन लोगों को नहीं मिला और देवीलाल अगले चुनाव में हार गए। कांग्रेस पार्टी दोबारा से जीती और उसने यहाँ पर अपनी सरकार बनाई। तो ये थी हरियाणा राज्य की कहानी। अब हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू वी नीड इलेक्शंस? आप क्यों चाहते हैं कि इलेक्शंस हों? हमारी डेमोक्रेसी में लगातार इलेक्शंस होते हैं। हमारी जो ये लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र में लगातार इलेक्शन होते हैं, रेगुलरली टाइम पर। हमने देखा है दुनिया में टोटल 100 से भी ज़्यादा देश हैं ऐसे जहाँ पर संसार के अंदर इलेक्शंस होते हैं और जो लोग हैं वो अपनी सरकार चुनते हैं। तो हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। आप इमेजिन करो कि जहाँ पर चुनाव नहीं होते और चुनाव ना हो और फिर हम लोकतंत्र की कल्पना करें तो क्या होगा? सारे लोग रोज़ एक साथ बैठें, सारे फैसले हम सब देश के लोग मिलजुल कर ले लें, बिना चुनावों के, चुनाव नहीं होने चाहिए, बिना चुनावों के मिलजुल कर फैसले ले लें। तो ऐसे समय में लोगों का शासन संभव है? इतने बड़े समुदाय के लिए ऐसा काम करना बिल्कुल संभव नहीं है। और ना ही ये संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय हो और उसे उसके बारे में पता हो या ज्ञान हो उसको। इसीलिए जो ज़्यादातर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं ना, उनमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसीलिए तो हम चुनाव कराते हैं, जिनको हम चुनकर भेजते हैं वो हमारी सारी समस्याओं को संसद में या विधानसभाओं में रखते हैं और हमारी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या जो चुनाव होता है उनके बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? क्या हम कल्पना कर सकते हैं जहां प्रतिनिधि जो है उसका चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पे होता हो? हम ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो? किसे ज़्यादा अनुभव है, किसे ज़्यादा ज्ञान है, ये थोड़ी परेशानी आ सकती है। भाई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं ज्ञानी, बहुत सारे अनुभवी होते हैं, पर इतने सारों को थोड़ी हम बिठा सकते हैं एक जगह पर। चलो मान लेते हैं कि लोग मिलजुल कर परेशानियों को दूर कर सकते हैं, फिर ऐसी जगह पर चुनाव की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी।
तो इस व्यवस्था को क्या हम लोकतंत्र कह सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि लोगों की पसंद कौन पसंद है और कौन नहीं है? कैसे व्यवस्था करेंगे कि कौन प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुसार शासन करे? इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की पसंद का हो, अपने पद पर न बना रहे? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की ज़रूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, और अगर इच्छा हो तो उन्हें क्या कर सकें, बदल भी सकें। इसी व्यवस्था का नाम होता है चुनाव। इसी को कहते हैं हम इलेक्शंस। इसीलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस। उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं चुनाव में मतदाता के पास। अब वो क्या क्या चॉइसेस हैं? पहली चॉइस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। अपने लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे व्यक्तियों को चुन सकते हैं, कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं अपने लिए। दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। अपने लिए कौन बनाए? उनके लिए क्या बनाए? कानून बनाए। ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों, उनका दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि चुनाव जो है ना, उनको लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है? व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? कैसे मान सकते हैं डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। कई तरीके से चुनाव हो सकते हैं भाई। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे गैर लोकतांत्रिक देश भी हैं जहाँ पर किसी न किसी तरीके से चुनाव होते हैं। तो चुनाव लोकतांत्रिक हुए, इसे जांचने के लिए हमारे पास क्या है? पैमाना है कोई? क्या वी डिस्कस्ड ब्रीफली इन नेक्स्ट, जो पीछे का हमारा पैराग्राफ निकल गया है उसमें हमने एक्सप्लेन किया था और इसके बारे में भी चर्चा की थी। उसमें पता भी पड़ा था हमें, बहुत सारे एग्जांपल्स भी हमने पढ़े थे कि किस तरीके से हम चुनाव, लोकतांत्रिक चुनाव इन्हें नहीं मान सकते। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं, देन आगे चलेंगे। पीछे वाली चीज़ों को थोड़ा सा एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जो जरूरी न्यूनतम शर्तें हैं, उनके साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहली बात कि एवरीवन शुड बी एबल टू चूज़। हर किसी को चुनाव करने की सुविधा होनी चाहिए। दिस मीन्स, इसका ये मतलब है दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। हर किसी को मत देने का अधिकार हो और हर किसी के मत का समान वैल्यू होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। समान होना चाहिए सबकी वैल्यू। और दूसरी बात क्या हो सकती है? सेकेंडली, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. चुनाव में विकल्प होना चाहिए आपके सामने। ये नहीं है सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा है, अब जब विकल्प ही नहीं है तो फिर आप तो उसको वोट दोगे ही दोगे। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं के लिए विकल्प होना चाहिए। तीसरी बात क्या हो सकती है? तीसरी बात हो सकती है द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। चुनाव का
अक्सर नियमित अंतराल पर चुनाव मिलता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। भाई चुनाव के लिए समय नहीं मिलेगा, अंतराल नहीं मिलेगा तो कैसे पता पड़ेगा कौन सही है कौन गलत है। और क्या बात हो सकती है? चौथी बात, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपुल शुड गेट इलेक्टेड। लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, उसी चीज़ का। एक और पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट, वो बताता है कि इलेक्शंस शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराए जाने चाहिए। गांव में हम देखते हैं चुनावों में वोटों को खरीदा और बेचा जाता है। लोग दूर से आते हैं चुनाव में वोट डालने के लिए, उन्हें बूथ तक पहुंचने भी नहीं दिया जाता, बीच में से ही हटा देते हैं, भगा देते हैं, डराकर धमकाकर पैसे देकर। तो फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए। वेयर पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश, जैसा चाहे अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके, जो वहाँ खड़ा हुआ है अपना कैंडिडेट चुन सके, ऐसा होना चाहिए। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लगती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं इस पूरे संसार भर के अंदर या हमारे देश के अंदर वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, इनको पूरा नहीं किया जाता। इस चैप्टर के अंदर हम देश में हुए चुनावों पर जो शर्तें लागू होती हैं उन्हीं चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, और यहाँ के जो चुनाव हैं उन्हें लोकतांत्रिक हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बताते हैं आपको कैसे। प्रतियोगिता कई तरह का रूप लेती है। राजनीतिक जितनी भी पार्टियां होती हैं उनके बीच जो प्रतिद्वंद्विता होती है उससे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होकर हमारे सामने आती हैं। अगर हम निर्वाचन क्षेत्रों में देखें तो इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहेगी तो चुनाव नहीं लगता ही नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं। तो क्या जो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है उसका होना बहुत अच्छा है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में बहुत नुकसान भी होते हैं। हर बस्ती के अंदर, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। एक ही घर के अंदर चाचा और भतीजा अलग अलग पार्टी को वोट देते हैं। चाचा किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है और भतीजा किसी दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है। तो ऐसे समय में स्थितियां बड़ी अलग हो जाती हैं। हमने बहुत बार सुना है, पार्टी जो पॉलिटिक्स होती है उसे फैलाने की शिकायत करते हैं बहुत सारे लोग। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनावी दौड़ जीतने का ये जो दबाव होता है ना, सही किस्म का दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। यानी अच्छी तरीके से लंबे तौर पर कोई अगर पार्टी निकल कर आए तो उसे नहीं आगे बढ़ने दिया जाता। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले जो अच्छे लोग हैं ना, वो कभी भी राजनीति के अंदर नहीं आना चाहते, क्योंकि
वो राजनीति को एक गंदा खेल समझते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप जैसे स्टूडेंट्स आगे चलकर इस राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे तो देश हमारा और ज़्यादा गड्ढे में जा सकता है। आप जैसे बच्चे जब निकल कर सामने आएंगे, अपनी सही चीज़ों को सामने रखेंगे, जो देश में पार्टियां आजकल गलत काम कर रही हैं वो आप नहीं होने देंगे, तो देश ऊपर जा पाएगा। यहाँ बोलते रहने से कुछ नहीं होगा, हमें करके दिखाना होगा, और हम जब करते हैं तभी हम कुछ दिखा पाते हैं। इसके लिए आपको सामने आना होगा। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते रहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चुनावी दौड़ जीतने का ये जो दबाव होता है ना, यही सही है, यही चीज़ सही है। समाज और देश की जो सेवा करने की चाह रखने वाले लोग हैं ना, वो आते ही नहीं है आगे निकल कर, पता नहीं क्यों। ये जो मुश्किल लड़ाई है ना, अलग तरीके की जो लड़ाई है, इसमें उन्हें उतरना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। उन्हें आना चाहिए, आगे निकल कर आना चाहिए। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति पहले से ही जानते थे। जब उन्होंने संविधान बनाया तो उन्होंने भविष्य के नेताओं के लिए, उनके चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया, फ्री इलेक्शंस का। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि लंबे समय तक यही व्यवस्था बेहतर काम कर सकती है, बड़े लंबे समय तक। एक आदर्श दुनिया में ही सभी जो राजनीतिक नेता होते हैं, उन सभी नेताओं के लिए को ये मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा की जो प्रेरणा होती है उसी से राजनीति में आते हैं। सेवा करेंगे भाई हम तो लोगों की, लेकिन यहाँ आकर लोगों की सेवा तो नहीं करते, अपनी जेब से तो भरते हैं। असल जीवन में नहीं होता ऐसा। दुनिया भर में सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना कैरियर बनाने की चिंता होती है। वो राजनीति में भी अपना कैरियर देखते हैं, सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियां प्राप्त करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। लोगों की सेवा करने की जो भावना है वो सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम होता है, इसलिए वो उसका रिपोर्टिंग करते हैं। उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि काम कैसे किया जा सकता है या फिर कैसे करना चाहिए। उसके मन में जो विचार हैं उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थिति से मेल ही नहीं बैठ पाता। ऐसी में वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? राजनेता जो होते हैं ना, उनका ज्ञान और जो चरित्र है उसमें बदलाव और सुधार लाने का एक तरीका है जिसके द्वारा हम वास्तविकताओं का सामना कर सकते हैं। अगर राजनेताओं का ज्ञान और चरित्र उसमें अगर बदलाव आ जाए, सुधार आ जाए, तो ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। एक और तरीका है, हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसके द्वारा लोगों को सेवा करने वाले अपने जितने भी राजनेता हैं ना, उन राजनेताओं को क्या मिले? पुरस्कार मिले। जो अच्छा काम करता है नेता, उसे पुरस्कार दिया जाए सरकार की तरफ से कि भाई इस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के लिए काम किया, लोग इनके काम से खुश हैं, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। जब ऐसे नेताओं को पुरस्कार मिलेगा तो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, और आप जैसे लोग जो राजनीति में नहीं जाना चाहते वो भी राजनीति में फिर आगे जाने की इच्छा रखेंगे। और जो व्यक्ति सही तरीके से काम ना करे उसे क्या मिले? दंड मिले। ये जो पुरस्कार और जो दंड है ना, ये फैसला जरूर होना चाहिए। और इसका फैसला कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, जिन्होंने उसको चुना
जिन लोगों ने उसे चुना वही लोग इसका फैसला करेंगे कि इसे दंड दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है, यही निकलता है अर्थ। नियमित चुनावी मुकाबले जो होते हैं उन सभी मुकाबलों का जो लाभ है वो राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को मिलता है। जो काम अच्छा करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा, सब जानते हैं ये बात। अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, अगले चुनाव में उनकी जीत बढ़ेगी, उसकी संभावना बढ़ जाएगी। यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो सीधी सी बात है अगले चुनाव में वो नहीं जीत पाएंगे। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो मजबूरन उसे जनता की सेवा करनी ही पड़ेगी। इसीलिए कुछ इसी ढंग से बाजार भी काम करता है हमारा। भले ही दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता है लेकिन उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सामान देना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करे ऐसा तो क्या होगा, तो ग्राहक क्या करेगा, ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबला होता है, यहाँ भी यही सब संभव है। यहाँ भेदभाव पनपते हैं, यहाँ लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार राजनीतिक दल और इसके जो नेता होते हैं वो लोगों की सेवा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ये है हमारी इलेक्शंस का प्रतिद्वंदिता। जो भी इस तरीके के कार्टून चैप्टर्स में दिए गए हैं उनको ख़ास तौर से देखें, समझें, क्योंकि ऐसे कार्टून्स पर क्वेश्चन बनकर पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप्स में 100% आते हैं और इनका वहाँ पर बताना पड़ता है कि इस कार्टून का क्या आशय है, ये क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए भी। दोनों चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा। बगल में इसके चीज़ें दी गई हैं दोनों कार्टून्स के बारे में, क्या संदेश दे रहे हैं, उस चीज़ को देखें और इसे कंप्लीट करें। सो स्टूडेंट्स आज के लिए आपके लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होगा वो चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, व्हाट इज़ आवर सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस, और इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज यानी कि चुनावी क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।